हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमने देखो आगे क्या देखा था। तो हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने का एक्सपेरिमेंट देखा था। इसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो करंट। तो आज हम उसी की तीसरी इफेक्ट देखें, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो करंट। तो अगर हम यहाँ पे जो इंसिडेंट करवाते हैं लाइट को, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करते हैं तो फोटो करंट के ऊपर क्या असर आएगा। डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी चेंज करने से यहाँ पे फोटो करंट में कुछ असर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो वो यहाँ पे हमें ये ग्राफ समझाएगा। देखो, रिसर्च से पता चला कि जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया, मान लो कि हमारे पास तीन ऐसी फ्रीक्वेंसी है। ये वी नहीं, आपको इसको रीड करना है, इसको म्यू रीड करना है। तो म्यू 3, म्यू 2, म्यू 1। तो मान लो कि हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी है जिसमें म्यू 3 इज ग्रेटर देन म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 है। तो जब इसका प्लॉट किया गया तो प्लॉट कुछ ऐसा मिला हमें। ये प्लॉट हमें क्या समझाता है? ये प्लॉट हमें ये समझाता है कि फॉर फ्रीक्वेंसी म्यू 3 इज ग्रेटर देन म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन आल्सो विल बी V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01। मतलब कि अल्टीमेटली ये हमें ऐसा समझाता है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। तो इस पे इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या फर्क आएगा? तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, डीएक्सिलरेट करने के लिए जो हमें यहाँ पे पोटेंशियल लगाना पड़ता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना हमें यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी यहाँ पे ज्यादा होगी, है ना। क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। तो E इज इक्वल टू अगर एच म्यू होता है, तो अगर आप मान लो कि ये म्यू को हम इंक्रीज करें, म्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो फ्रॉम दिस इट कैन बी सेड दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर, then its energy also will be more, and hence energy of photoelectron emitted will depend on the energy of incident radiation. So definitely जो emitted electron होंगे उनके पास energy ज्यादा होगी। So when energy of photoelectron is more, then more disaccelerating voltage या फिर बोलो उसको stopping potential is required to stop them. Yes or no? तो सीधी सी बात है। तो आप जैसे ही फ्रीक्वेंसी वेरी करते हो, इंक्रीज करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन एनर्जी, रेडिएटिंग एनर्जी की यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा उतने एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, और जितनी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी उतना उनको डिसएसिलरेट करने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना। सीधी सी बात है, यस और नो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो आपको यह समझ में कि फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी हो, लेकिन सब में सैचुरेशन करंट आपको जो भी है वो सेम मिलता है। सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम मिलती है। इसका मतलब यह होता है कि भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने निकल सकते हैं उसका नंबर चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि भाई एक लाइट को वेरी आप गिराते हो, इंसिडेंट करते हो किसी सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, तो उसमें से मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो 100 निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो सकती है बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसमें से ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो सैचुरेशन करंट हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यहाँ पे सेम मिल रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। जब हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए हमने ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का प्लॉट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा कि जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है वैसे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, है ना। मतलब कि जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो एनर्जी इंक्रीज होगी रेडिएशन की, और रेडिएशन की एनर्जी इंक्रीज होती है तो इमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो ज्यादा एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे रोकना है तो उसके लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हमने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए हमने फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का प्लॉट किया, तो वो प्लॉट हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन लीनियर मिला, ठीक है। ये देख लो कि मेटल ए का प्लॉट है और दिस इज मेटल बी प्लॉट। तो ये ग्राफ से हमें क्या मिला? तो ग्राफ से हमें दो ऑब्जर्वेशन मिले। फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि आप जैसे जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी करते जाते हो वैसे वैसे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्स जो भी होगा वो लीनियर होगा। फॉर गिवन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी जीरो। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमें यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो मिलेगा। अब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती चाहिए, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर इतनी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देते हो तो ही यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एमिट होते नजर आएंगे। तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी है वहां पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा हमें यहाँ से दो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं।
अभी ये दो ऑब्जर्वेशन हमें क्या सजेस्ट करते हैं, तो ये भी समझ लो। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमें ये सजेस्ट करते हैं कि भाई पहला पहला ये कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। सीधी सी बात है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो वहां पे जो एमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो जितने नंबर के निकलने वाले उतने ही नंबर के निकलने वाले, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए तो 100 इलेक्ट्रॉन इमिट, लेकिन यहाँ पे फर्क यह आएगा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से वो 100 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना। बस फर्क इतना आएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, जैसे जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी आप वेरी करते जाओगे वैसे वैसे ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, बट वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एंड दूसरा क्या, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस फॉर एनी लार्ज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। मतलब कि अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन क्या एमिट होने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए, याद है ना, हमने ये पहले लेक्चर में ही ये डिस्कस किया था कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर यूवी लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक पहले तो बॉन्ड को तोड़ते हैं, जिस बॉन्डिंग में वो थे वो बॉन्ड को तोड़ते हैं, एंड दूसरा जैसे ही सरफेस को छोड़ते हैं तो वहां पे जो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है वो वापस उसको अट्रैक्ट करते, तो उस अट्रैक्शन को भी उनको मात देना होता है। तो यहाँ पे उसको तगड़ी एनर्जी चाहिए, है ना। अगर सोचो कि हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी सीधी एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उतनी एनर्जी ज्यादा मिलेगी, है ना। तो अगर सोचो कि अगर हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया या फिर रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, तो अब होगा क्या भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग को तोड़ के फिर वो जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है ना सरफेस को छोड़ने के बाद जो लगता है उसको मात देने के लिए उसके पास उतनी इनफ एनर्जी नहीं है। तो इनफ एनर्जी नहीं हो गया, अरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए भी उसके पास इनफ एनर्जी नहीं मिली इसकी वजह से, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन घटना को टेक प्लेस करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एटलीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की लाइट को इंसिडेंट या फिर यूवी लाइट को या फिर अल्ट्रावायलेट रेज को या फिर रेडिएशन को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक घटना हमें दिखेगी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते नजर आएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर हम ये पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम सम अप करें तो हमें यहाँ से कुल इतने पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं। पहला पॉइंट, फॉर गिवन फोटो sensitive substance when the frequency of incident radiation is greater than threshold frequency photoelectric current is proportional to intensity of incident radiation। देखो सीधी सी बात है कि अगर हमने यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को या रेडिएशन को इंसिडेंट करवाए किसी फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर तो ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो पाएंगे तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हमें मिलेगा, और तब वो करंट जो भी है वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस and frequency of incident radiation saturation current is proportional to the intensity of the radiation but stopping potential is independent of intensity। देखो यहाँ पे हमेशा एक पॉइंट याद रखो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो भी होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी वेरी करने से वेरी होता है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट क्या था, फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस if frequency is less than the threshold frequency photoelectric emission will not take place for any higher intensity of radiation। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की हमने रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया किसी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर या फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे, तो हायर इंटेंसिटी क्या क्या करेंगे, है ना। इंटेंसिटी जितनी भले जितनी भी हायर हो उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पे एमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी सीधी प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी से। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी E इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को तोड़ने के बाद एस्केप करने के लिए इनफ एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को इंसिडेंट करने से यहाँ पे हमें कोई एमिशन नहीं दिखेगा। फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने यहीं पे देख लिया,
यहीं पे देख लिया ये चीज, है ना, लीनियर प्लॉट, है ना, इंसिडेंट रेडिएशन बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो भी है वो डिपेंड करता है सीधा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। And the last point, photoelectric emission is independent of intensity of radiation. It is instantaneous and takes place in time interval of 10 to the power minus 9 second or less. तो photoelectric emission वो intensity of radiation से independent है। ठीक है, क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियरी। देखो सवाल सीधा है कि क्या वेव थियरी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाती है? क्योंकि अब तक जो हम डिस्कस करते आए हैं, अब तक हमने लाइट का पार्टिकल नेचर देख लिया रे ऑप्टिक्स के अंदर, उसके बाद हमने उसका वेव नेचर भी देखा। वेव नेचर के अंदर देखो रे नेचर जो भी था, उसका पार्टिकल नेचर जो भी था, उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, है ना। लेकिन फिर हमने जब वेव नेचर को देखा तो वेव नेचर के अंदर भी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम प्रूव कर पाते थे अकॉर्डिंग टू दी हाइगेंस प्रिंसिपल। हम वो वेव फ्रंट बना के वो सारी चीजें कर पाए थे। इसके अलावा हमने और 3 नेचर भी वहां पे देखे थे, इंटरफियरेंस, फिर डिफ्रैक्शन एंड फिर पोलराइजेशन। लेकिन अब यहां पे जिस घटना की हम बात करने वाले, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कर रहे हैं, एक्चुअली कर ली है हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या उसको भी ये वेव थियरी एक्सप्लेन कर सकती है? अगर वेव थियरी यहां पे इसको एक्सप्लेन कर सकती है तो डेफिनेटली लाइट वेव नेचर की है, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी यहां पे कंफ्यूजन हुआ। देखो वेव के अंदर हमने देखा था कि वेव के अंदर एनर्जी ज्यादा होना मतलब कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होना, है ना। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने देखा कि एनर्जी ज्यादा होना मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना। ठीक है, अभी तो डिस्कस किया हमने कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो एनर्जी ज्यादा होने का मतलब वेव थियरी के अंदर निकलता है इंटेंसिटी ज्यादा होना। लेकिन यहां पे अगर देखने जाए तो इंटेंसिटी का तो कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना है ही नहीं, है ना। मतलब कि ज्यादा इंटेंसिटी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंपार्ट होने वाली जो रेडिएशन है, उससे अगर इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इंपार्ट करना बहुत ही जरूरी है, इंसिडेंट करवाना जरूरी है ना। तो वेव थियरी के हिसाब से एनर्जी ज्यादा होना मतलब कि इंटेंसिटी ज्यादा होना। लेकिन यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सिर्फ यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होने से काम नहीं चलता है। वेव थियरी तो ऐसा बोलती है कि भाई कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां पे ऐसी ज्यादा इंटेंसिटी वाले लाइट, अगर रेडिएशन अगर किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती है तो डेफिनेटली यहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हैप्पीली फोटो करंट जनरेट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो करंट जनरेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास ये कंडीशन है कि भाई एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया तो ही यहाँ पे ये पॉसिबल होगा, है ना। और यहाँ पे हमने देखा भी है कि भाई एमिशन करवाना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है ना। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इमिटेड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन एंड देन ये हो पाएगा, ये एमिशन हो पाएगा, अदरवाइज ये घटना नहीं होगी। यहाँ पे यही सेंटेंस हमने तो बार बार देखा ना, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, photoelectric emission will not take place for any higher intensity of radiation। तो भले हायर इंटेंसिटी का रेडिएशन हो, रेडिएशन भले हायर इंटेंसिटी का हो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो डेफिनेटली यहाँ पे फोटो इमिशन नहीं होगा। तो ये तो पूरा मतलब कि वेव थियरी के खिलाफ हो गया, है ना। सीधी सी बात है, वेव थियरी के पूरा खिलाफ है। सीधी सी बात है कि वेव थियरी के अंदर इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी, है ना। वहां पे जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम नहीं बनने वाला, यहाँ पे सारा खेल फ्रीक्वेंसी के साथ होता है ना। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना यहाँ पे आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज्यादा हमें दिखेगा। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो वेव थियरी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ना फेल होती नजर आ रही है। समझ में आ रही है बात? वेव थियरी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से भी देख लो, अकॉर्डिंग टू द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ध्यान रखना, ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, हम कौन सा नेचर देख रहे हैं? वेव नेचर, वेव पिक्चर ऑफ लाइट, है ना। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस
एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया था कि लाइट जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। हेंस मोर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये वेव थियरी बोलती है कि जितना यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। हेंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस शुड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी, है ना। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल से खिलाफ हुआ, मतलब कि जो हमें रिजल्ट मिला था उससे कुछ अलग ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन गया ये तो, है ना। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमें क्लियरली हमने देखा था कि जितनी फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो काफी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सीधी प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, E इज टू एच म्यू। तो यहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आपने इंसिडेंट की है तो ही यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। दैट डजंट मैटर कि भाई यहां पे आपने कितनी इंटेंसिटी प्रोवाइड की है। अगर ज्यादा इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हो लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के फोटोन रेडिएशन को इंसिडेंट करते हो तो यहां पे फोटो एमिशन नहीं होगा, है ना, फोटो एमिशन नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी वेव पिक्चर तो ऐसा है कि भाई वेव पिक्चर तो ऐसा बोलता है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जितना इंक्रीज होगा उतने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और उतने ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएंगे। लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कंपेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक, जो एक्चुअल में हमें एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिला उससे कुछ अलग ही है ना। तो इसीलिए यहां पे ये पहला स्टेटमेंट बना कि भाई वेव थियरी फेल हो चुकी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी देख लो। According to the wave theory, absorption of energy by electron takes place continuously over the entire wavefront of the radiation. As very large number of electrons absorb energy, energy absorbed per electron will be very less. देखो मान लो कि एक सरफेस के ऊपर 1000 इलेक्ट्रॉन है और मैंने यहाँ पे 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड की है, तो ये 100 जूल एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन के बीच में बांटी जाएगी, ऐसा मान लो, है ना। तो सीधी सी बात है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही छोटी 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 कम एनर्जी आएगी, सीधी सी बात है ना। जो इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली हर एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि हमने यहाँ पे एनर्जी दी है भले 100 जूल, लेकिन उसके सामने कंज्यूमर बहुत सारे हैं, है ना। तो हर एक कंज्यूमर के पास छोटा छोटा हिस्सा जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कैलकुलेशन एस्टिमेट दैट इट कैन टेक आवर्स और मोर टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो अगर हम वेव थियरी के हिसाब से देखें तो जब भी हम कोई भी एनर्जी को इंसिडेंट करवाए, वेव को इंसिडेंट करवाते हैं किसी फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर, फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर, तो वो सारे एनर्जी जो भी इंसिडेंट हो रही है वो सभी इलेक्ट्रॉन में बांटी जाएगी। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे वेरी लेस एनर्जी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा काफी ज्यादा टाइम तक। इट मे टेक आवर्स एंड आवर्स, तो ज्यादा टाइम लगेगा तब जाके ये फोटो एमिशन होगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो ऐसा बोलता है कि यहां पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन विच इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट्स इन 10 टू द पावर -9 सेकंड। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि भाई एक्सपेरिमेंट तो ऐसा बोलता है कि ये जो एमिशन है वो तो 10 टू द पावर -9 सेकंड के इतने छोटे इंटरवल में स्टार्ट हो जाता है, जैसे लाइट को इंसिडेंट करवाए या फिर किसी रेडिएशन को इंसिडेंट करवाए और 10 टू द पावर -9 सेकंड के इतने छोटे इंटरवल में ही वो एमिशन स्टार्ट हो गया। तो वो तो वेव नेचर से तो कुछ अलग ही आ रहा है। वेव नेचर तो ऐसा बोलता है कि घंटों लग जाएंगे एमिट होने के लिए, क्योंकि जो एनर्जी उसके ऊपर गिरती है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास बांटी जाती है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही कम एनर्जी आती है, तो उसको वेट करना पड़ेगा उतनी एनर्जी गेन करने के लिए। तो उसमें घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन गया ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट के सामने। तो ऐसे 2 पॉइंट हमारे सामने आए कि जो 2 पॉइंट हमें ऐसा बताते हैं कि भाई वेव थियरी फेल हो चुकी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अब वापस क्वेश्चन खड़ा हो गया कि तो फिर लाइट क्या है, वेव है या फिर पार्टिकल है। सीधी सी बात है। देखो वेव थियरी से हमने काफी सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन तो कर लिया था। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें प्रूव कर ली थी। लेकिन वही वेव थियरी फेल हो चुकी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए।
तो अभी वापस वही डाउट कि भाई लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल है। तो अब यहाँ से भाई थोड़ा सा अभी दिमाग में पॉइंट फिट होना चाहिए कि भाई इट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, उसके पास दोनों नेचर है। कुछ प्रॉपर्टी को हम वेव थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को हम उसके पार्टिकल थियरी से, मतलब कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली इट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। जो भी मैटर होते हैं उनके पास ड्यूअल नेचर होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हम उसके वेव नेचर से शो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती है कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका पार्टिकल नेचर भी देखना पड़ता है ना। तो क्लियर हुआ क्यों वेव थियरी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ऐसे दो पॉइंट है कि जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़े। क्या आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाला है ये। देखो अभी 1905 में आइंस्टाइन जी ने एक नई थियरी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उनके हिसाब से कहानी ये थी कि जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके ऊपर गिरने वाली जो रेडिएशन है उसमें से फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो वो एनर्जी में से बाकी की एनर्जी वर्क फंक्शन में चली गई, उसके बाद जो बचेगी उतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, यहाँ पे देखोगे तो स्टेटमेंट आपको दिखेगा कितनी थियरी है सर, अरे बहुत सारी थियरी दी गई थी। देखो ना ये पूरी हिस्ट्री बहुत ही जोरदार है ना। अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री not only emission but absorption of energy also takes place in discrete units, and these units are called the quanta or quanta of energy of radiation. Each quantum photon, जिसको हम photon बोलते हैं, तो each photon has energy h mu, where mu is the frequency of radiation. Electron on surface will absorb this h mu energy. मतलब कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो अल्टीमेटली वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी एनर्जी? एच म्यू। हम मानते हैं कि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? एच म्यू के बराबर। इफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस इज मोर देन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, देन इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी हमें पता है कि जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अगर एस्केप करना है तो उसको पहले तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। वो बॉन्ड तोड़ने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए, जिस बॉन्डिंग में वो है उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज, जैसे वो सरफेस को छोड़ेगा तो अभी सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस भी उसको वापस अट्रैक्ट करेगी, तो उस अट्रैक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में भी उसको मात देनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, है ना। तो इसको ये सारी चीजों के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन बोलते थे। याद आया कुछ है? वर्क फंक्शन भी हम आगे देखे थे आगे की स्लाइड में, इनिशियली पहले लेक्चर में। तो मतलब कि वर्क फंक्शन जो भी होता है वो एस्केप करवाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एच म्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसमें से ये वर्क फंक्शन के अंदर कुछ एनर्जी चली जाती है। अगर उसने जो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी है वो ये वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब कि उसने जो एच म्यू एब्जॉर्ब किया वो एच म्यू अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी बचेगी। वर्क फंक्शन में जाने के बाद कुछ एनर्जी बचेगी और जो बची हुई एनर्जी है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके आगे बढ़ेगा, है ना। तो वो एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज एच म्यू, maximum kinetic energy of the electron is kmax, work function is of that metal is phi 0, then kmax will be h mu minus phi 0। मैंने क्या बताया अभी? वर्क फंक्शन में उसने एब्जॉर्ब की एच म्यू, उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में जाएगी तो बचेगी जितनी एनर्जी, वो बची हुई एनर्जी है वही उसको काइनेटिक के फॉर्म में मिलेगी। तो के मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच म्यू माइनस फाइव जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एकदम आसान है भाई, समझने वाला फॉर्मूला है, एकदम कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है। आपको उसमें कुछ मतलब कि इतना ट्विस्ट तो है ही नहीं, सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की कितनी? एच म्यू। अगर वो एच म्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो डेफिनेटली ये एनर्जी में से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में चली जाएगी, उसके बाद भी कुछ एनर्जी बचेगी जो उसको काइनेटिक के फॉर्म में मिलने वाली है ना। तो ये तो बात तो सीधी है कि वर्क फंक्शन में जाने ही जानी है, क्योंकि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को एस्केप करना है तो उसको बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा और बॉन्ड तोड़ने के बाद
सरफेस को छोड़ने के बाद वो जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर से चले जाते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश होता है, तो वापस वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को भी तोड़ना पड़ेगा, यस और नो। तो उसके लिए उसको काफी एनर्जी चाहिए, जिसको हम वर्क फंक्शन से डिनोट करते हैं। हम बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इतनी एनर्जी तो हर एक केस में, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एस्केप होना है, एस्केप का मतलब क्या होता है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलना है ना सरफेस से। तो एस्केप करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू माइनस फाइव जीरो, ठीक है। मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विल इमर्ज विथ काइनेटिक एनर्जी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई ज्यादा टाइटली बाउंड है इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसको, वो काफी मैक्सिमम वैल्यू से काफी कम होगी, क्योंकि काफी सारा पोर्शन उसको वो बॉन्ड को तोड़ने में ही लग जाएगा एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, मान लो कि 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो उसमें से अगर 70 जूल एनर्जी अगर उसकी बॉन्ड को तोड़ने में और वहां से एस्केप होने में ही निकल जाती है, तो भाई बचेगी 30 जूल ही उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, है ना। लेकिन अगर कोई लाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो और उसको मैंने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड की, और मान लो कि वो बॉन्ड को तोड़ने के बाद एस्केप के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए वो सिर्फ 30 जूल है, तो अब उसको 70 जूल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में मिलेगी, है ना। तो ये डिफरेंस होगा। तो अगर कोई टाइटली बाउंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा लगेगी, तो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ कम एनर्जी मिलेगी, सीधी सी बात है ना। क्योंकि जो एब्जॉर्ब करने वाला है वो तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से दो बॉन्ड को तोड़ने में जाएगी, एस्केप होने में जाएगी, और बाकी बचेगी जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, तो वर्क फंक्शन में जाएगी, बाकी बची काइनेटिक के फॉर्म में मिलेगी उसको, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने ये भी बताया कि विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड विल इंक्रीजेस, है ना। तो ये भी उन्होंने अपनी थियरी में 1905 में बताया था उन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो however maximum kinetic energy of electron emitted is determined the energy of the photon. In Einstein's equation maximum kinetic energy kmax is equals to e mu 0। देखो सीधी सी बात है कि maximum kinetic energy of electron emitted electron, वो तो सीधी एनर्जी ऑफ फोटोन से ही पता चलेगा, है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके ऊपर उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, उतनी ज्यादा एनर्जी उसके पास आएगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास ई वी जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ई वी जीरो के बराबर हो सकती है। अगर हम इसको ई वी जीरो कंसिडर करते हैं, तो इसको यही फॉर्मूला 1 के अंदर प्लेस कर दे, तो ई वी जीरो इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइव जीरो होगा, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमें मिल चुका है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास आइंस्टाइन जी के इक्वेशन से हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई टाइम्स वी जीरो के बराबर मिलती है, तो ऐसे केस में हमारा यही रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट नंबर 2 के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, वर्क फंक्शन h टाइम्स वी जीरो के म्यू जीरो के बराबर है, तो म्यू जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव जीरो डिवाइड बाई एच। तो ये रिजल्ट भी हमें कुछ देता है। ये रिजल्ट क्या सजेस्ट करता है, मोर इज द वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम एनर्जी विल बी मोर, मतलब कि जितना ज्यादा वर्क फंक्शन उतनी ज्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम एनर्जी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था कुछ आइंस्टाइन जी का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये रिजल्ट नंबर 1, और वो सीधा आप भी समझ सकते हो, एकदम आसान तरीके से समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितनी जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एच म्यू एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में चली गई, तो बाकी की एनर्जी जो बचेगी वही उसको काइनेटिक के फॉर्म में मिलती है। तो यही सिंपल सा इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन। तो अब यहाँ पे क्योंकि वेव थियरी तो फेल हो चुकी थी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आइंस्टाइन जी ने आके फिर नई थियरी प्रोवाइड कर दी। उसमें उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि कोई फोटोन जैसा कोई पार्टिकल है। अभी देखो, ये फोटोन को पार्टिकल माने या वेव माने, फोटोन एक एनर्जी है। वैसे देखने जाए तो एच म्यू इट इज वन एनर्जी, फोटोन एक एनर्जी है, लेकिन ऐसा समझ लो कि वो एक पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल है ना। तो यहां पे क्लियरली हम ये स्टेटमेंट बोलेंगे कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर
रेडिएशन बिहेव्स एज ए रियल पार्टिकल विच इज कॉल्ड द फोटोन। मतलब कि जब भी कोई लाइट या कोई रेडिएशन इंसिडेंट करता है किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, तो इंसिडेंट करता है तो उससे पहले वो क्या था, मतलब टकराता है, जब भी एग्जैक्टली कांटेक्ट होता है उसका सरफेस के साथ, उससे पहले हम इसको एनर्जी के तौर पे, वेव के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन जब भी वो इंटरेक्ट कर रहा है सरफेस के साथ, फोटो सेंसिटिव प्लेट के साथ, जब भी उसका इंटरेक्शन होता है, जब वो उसके साथ कोलाइड होती है रेडिएशन, तो अब वो बिहेव करता है पार्टिकल की तरह। मतलब कि ऐसा है, समझ लो कि रियल पार्टिकल उसके साथ टकरा रहे हैं। मतलब पहले वेव था और जब भी टकराया तब वो पार्टिकल बन गया। ठीक है, आपको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर ये क्या थियरी है, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई वेव थियरी एक्सप्लेन करने में फेल हो चुकी थी। तो हाँ, इतना हुआ कि आइंस्टाइन जी ने आके मतलब पूरी थियरी को पलट ही दिया और उन्होंने ये बताया कि भाई मान लो कि ये एक फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो हम इस फोटोन को पार्टिकल मान सकते हैं। मतलब कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज ए रियल पार्टिकल विच इज कॉल्ड द फोटोन। तो फोटोन क्या एक पार्टिकल है? आई डोंट नो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसको मान के चलेंगे कि हाँ भाई वो एक पार्टिकल है। मतलब कि जब भी इंटरेक्शन होता है, बिफोर इंटरेक्शन वो रेडिएशन आ रहा है, सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो टकराने से पहले वो एक वेव नेचर है। लेकिन जब भी टकराता है तो वेन एवर दे आर इंटरेक्टिंग, दैट रेडिएशन इंटरेक्टिंग विथ दैट मैटर, तो एट दैट टाइम रेडिएशन बिहेव्स एज ए रियल पार्टिकल विच इज कॉल्ड द फोटोन। ठीक है, तो ये फोटोन को हम तब पार्टिकल की तरह देखेंगे। ठीक, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू बाई सी। ठीक है, तो जो फोटोन है उसके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसके पास एनर्जी होती है। अभी हम फोटोन, हम हमारे लिए फोटोन क्या है, एक पार्टिकल बन चुका है ना। हमने ये थियरी से हमें इतना समझ में आया कि ये जो फोटोन है वो एक पार्टिकल है। ठीक है, और उसके पास एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू के बराबर। उसके पास मोमेंटम कितना होता है, एच म्यू बाई सी के बराबर। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम के अंदर जितनी स्पीड लाइट की होती है उतनी ही स्पीड फोटोन की भी है, ऐसा हम मान के जाए। इसीलिए हम लाइट के रेडिएशन को टकराने से पहले हम वेव नेचर से देख सकते हैं, और जब भी टकराती है किसी सरफेस, फोटो सेंसिटिव सरफेस के साथ, तब वो इंटरेक्शन जो भी होता है वो पार्टिकल जैसे इंटरेक्ट करता है, उस तरीके से हम उसके बिहेवियर को देख सकते हैं, है ना। तभी ये थियरी एक्सप्लेन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। मतलब कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो हमें पार्टिकल नेचर चाहिए ही चाहिए, और वो जो पार्टिकल है वो क्या है, फोटोन है। तो ऐसा मान लो कि वो फोटोन को ही हम पार्टिकल मान के चलते हैं। If lambda is the wavelength of radiation and mu is the frequency of photon, the energy of each photon is E is equals to h mu, and mu is equals to c by lambda होता है, इसीलिए E is equals to h c by lambda। तो उस हिसाब से मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन क्या होगा, जो h mu by c है, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे mu is equals to c by lambda, तो उस हिसाब से देखने जाए तो ये मोमेंटम हो जाएगा h by lambda। This is independent of intensity, right? According to the photon theory, if n is the number of photons are incident on unit surface in unit time, then intensity of light or radiation is n times h mu। क्योंकि एक फोटोन के पास अगर h mu एनर्जी है, तो अगर n फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, n टाइम्स h mu, और उतनी ही इंटेंसिटी गिर रही है, वहां पे इंसिडेंट हो रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि फोटोन भले एक पार्टिकल है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि वो इलेक्ट्रिक, डेफिनेटली अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ऐसा आप मान के चलो। ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोन पार्टिकल कोलिजन of total energy and during the photon particle collision of total energy and total momentum are conserved। मतलब कि जब भी ये फोटोन पार्टिकल, इसको अभी हम पार्टिकल मान के चल रहे हैं, तो जब भी ये फोटोन किसी सरफेस के ऊपर टकराएंगे तो उनका मोमेंटम तो कंजर्व। देखो कोलिजन जो भी हो, कोलिजन के अंदर चाहे वो इलास्टिक हो, नॉन इलास्टिक हो, कोई भी हो, कंप्लीटली इन इलास्टिक हो, कोई भी कोलिजन हो, हमेशा मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है। तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा, लेकिन साथ में टोटल एनर्जी भी यहाँ पे कंजर्व दिखेगी, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। समटाइम्स कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट टेक प्लेस और न्यू फोटोन मे बी प्रोड्यूस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब जितने इंसिडेंट किए,
ठीक है, हो सकता है कि वो नंबर यहाँ पे कंजर्व्ड ना हो, है ना, मतलब कि 100 फोटोन यहाँ पे इम्पार्ट हुए, 100 फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हुए, तो हो सकता है कि उसमें से जो एब्जॉर्ब होने के बाद आपके पास 100 के 100 फोटोन बाकी बचेंगे नहीं, है ना, कुछ फोटोन आपके पास बचेंगे, बाकी सारे यहाँ पे हो सकता है कि एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ऐसा हम मान के चले, लेकिन उसमें ऐसा भी हो सकता है नए फोटोन भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना। मास ऑफ फोटोन, अभी ये मास, फोटोन का मास कहाँ से निकाल सके, क्या ये पार्टिकल है, अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी हम इसको पार्टिकल की तरह देखें तो पार्टिकल के पास अपना मास होता है, तो भाई यहाँ पे अगर फोटोन का मास लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो फोटोन का मास लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आइंस्टाइन जी की रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया था ना कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास, तो उस हिसाब से देखें तो इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ई माने एनर्जी, ई म्हणजे एनर्जी, एनर्जी म्हणजे एच म्यू, फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, एच म्यू, तो एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा, तो यहां से एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू बाई सी स्क्वायर, तो यहां से हमें उसका मास भी मिल सकता है। अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्या ये पार्टिकल है या वेव है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, फोटोन एक एनर्जी है, लेकिन जब भी ड्यूअल नेचर के तौर पे देखें तो फोटोन को हम पार्टिकल मान के चलेंगे, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा, एच म्यू बाई सी स्क्वायर, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मतलब कि फोटोन कितनी कितनी प्रॉपर्टी देखी, तो भाई एक तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू के बराबर, उसका मोमेंटम कितना होता है, एच म्यू बाई सी के बराबर। अच्छा, अगर मैं इसकी एनर्जी को लेमड़ा के फॉर्म में लिखूं तो एच सी बाई लेमड़ा लिखा जा सकता है, मोमेंटम एच बाई लेमड़ा लिख सकते हैं। अच्छा, हमने देखा कि अगर एक फोटोन के पास एनर्जी एच म्यू है, ऐसे एन फोटोन अगर किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो टोटल कितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई, एन टाइम्स एच म्यू के बराबर। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने देखा कि भाई जब भी वो कोलाइड करते हैं किसी सरफेस के साथ तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ फोटोन चाहे कंजर्व हो या ना हो, लेकिन उनका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, एज वेल एज टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, और एक फोटोन का मास कितना होता है, तो एच म्यू बाई सी स्क्वायर के बराबर होता है ना, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन गिवन सरफेस आल्सो इंक्रीजेस एंड एनर्जी ऑफ ऑल द फोटोन इज इक्वल, थस एनर्जी ऑफ फोटोन डू नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। सीधी सी बात है कि जितनी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग थ्रू दैट यूनिट एरिया आल्सो इंक्रीजेस, बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखने की, हर एक फोटोन के पास एनर्जी एच म्यू के बराबर होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है एनर्जी, इसीलिए हम यहाँ पे फोटोन को बीच में लाए, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है तो फ्रीक्वेंसी से हम इसकी इंटेंसिटी को देख सकते हैं, इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ पे उसके एमिशन को देख सकते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे एक पार्टिकल को उठा करके लेके आए, एक नाम ऐसा सजेस्ट कर दिया जिसको हम बोलते हैं फोटोन, कि जो एक पार्टिकल की तरह हम इसको देख सकते हैं, उसका मास कैलकुलेट भी कर लिया हमने, और हमने ये भी बता दिया कि भाई वो सीधा इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो भी है वो सीधी उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है एनर्जी, तो डेफिनेटली अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉल्व हो सकती है, मतलब कि वो इसको प्रूव कर सकता है, ठीक है, तो अब कहानी पूरी दिमाग में सेट हो गई कि इंसिडेंट जो भी रेडिएशन होता है, इंसिडेंट होने से पहले वो वेव नेचर है, और जब भी इंसिडेंट होता है तो वेव थियरी ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जब भी इंसिडेंट होता है तब वो पार्टिकल बन जाता है, और पार्टिकल की तरह वो यहाँ पे इंटरेक्ट करता है सरफेस के साथ, और फोटो एमिशन प्रोसेस कैरिड आउट होती है, ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट के पास दो नेचर है, ड्यूअल नेचर, इट इज हैविंग द ड्यूअल नेचर, पार्टिकल भी है एंड वेव नेचर भी है, ठीक, क्लियर, तो बस